हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम आपको आरआरबी एएलपी CBT2 एग्जाम के लिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग रैंक के एक्सपेक्टेड पेपर करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों अभी तक हमने आपको 8 पेपर करवा दिया है। आज हम करने वाले हैं एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 9, जिसमें हम बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों, सभी की प्लेलिस्ट हमने आपके लिए बना दी है। यदि आपने पुराने वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। और दोस्तों, कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इसकी पीडीएफ फाइल के लिए और क्लास की अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं एक्सपेक्टेड पेपर 9 के सारे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों, किस प्रक्षेपण में वस्तु पर्यवेक्षक और प्रक्षेपण तल के बीच होती है? बताइए। पहला ऑप्शन है तृतीय कोण प्रक्षेपण, दूसरा ऑप्शन है प्रथम कोण प्रक्षेपण, तीसरा ऑप्शन है आइसोमेट्रिक प्रक्षेपण या चौथा ऑप्शन है तिर्यक प्रक्षेपण। तो बताइए कौन सा ऐसा प्रक्षेपण है जिसमें वस्तु जो होती है वे पर्यवेक्षक और प्रक्षेपण तल के बीच में होती है? तो ये होता है हमारा प्रथम कोण प्रक्षेपण। प्रथम कोण प्रक्षेपण में वस्तु जो होती है ना, ये पर्यवेक्षक और प्रक्षेपण तल के बीच में होती है। अब बात करते हैं प्रथम कोण प्रक्षेपण के बारे में, सब डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, ये होता है हमारा वर्टिकल प्लेन, ये होता है हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन। यहाँ पे हमारी जो प्रथम कोण प्रक्षेपण होता है, इसमें जो वस्तु कहाँ रखी जाती है? प्रथम चतुर्थांश में। मतलब ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकेंड होता है, ये थर्ड होता है और ये कौन सा होता है? फोर्थ होता है। तो प्रथम कोण प्रक्षेपण में वस्तु को कहाँ रखा जाता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मतलब यहाँ पे कोई वस्तु मान लेते हैं, ये हमारी वस्तु रखी हुई है, ये हमारा क्या है? ये हमारा प्लेन है और यहाँ पे होता है हमारा क्या? पर्यवेक्षक। यहाँ पे खड़ा होता है हमारा क्या? पर्यवेक्षक। तो देखिए, प्रथम कोण प्रक्षेपण में प्लेन और पर्यवेक्षक के बीच में क्या रखी होती है? वस्तु रखी होती है। क्या रखी होती है? वस्तु रखी होती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? जो हमारा प्लेन होता है दोस्तों, ये वाला जो प्लेन होता है, ये वाला जो प्लेन होता है, ये क्या होता है हमारा? अपारदर्शी होता है। मतलब इसके आर पार हम नहीं देख सकते। अगर ये पारदर्शी हो जाए तो हमारा जो दृश्य है वो यहाँ पे बन पाएगा क्या? प्लेन पे नहीं बन पाएगा। तो ये जो प्लेन होता है ना, ये जो प्लेन होता है वो कैसा होता है? अपारदर्शी होता है। ठीक है, यहां तक के क्लियर हो गया। 3 पॉइंट। तीसरा पॉइंट, वस्तु को कहां पे रखा जाता है? प्रथम चतुर्थांश में रखा जाता है। 3 पॉइंट हो गए। इसमें दोस्तों जो वर्टिकल प्लेन होता है, ये वाला वर्टिकल प्लेन जो होता है, ये कहां पे होता है? संदर्भ रेखा के ऊपर होता है। कहां पे होता है? संदर्भ रेखा के ऊपर। हॉरिजॉन्टल प्लेन जो होता है वो कहां पे होता है? वो होता है संदर्भ रेखा के नीचे। मतलब एक्स वाई रेखा के नीचे वो बनता है, होता है। टॉप व्यू कहां बनेगा इसका? बट ये बनेगा एक्स वाई रेखा के ऊपर। सॉरी दोस्तों, फ्रंट व्यू कहां बनेगा? फ्रंट व्यू बनेगा एक्स वाई रेखा के ऊपर। टॉप व्यू कहां बनता है? एक्स वाई रेखा के नीचे बनता है। ये इतने पॉइंट हो गए। अब बात करें और पॉइंट की, तो अभी हमने क्या बोला? ये होती है हमारी एक्स वाई रेखा। ठीक है, ऊपर वो होता है हमारा वीपी, नीचे होता है हमारा एचपी। फ्रंट व्यू कहां बनता है? ऊपर। और टॉप व्यू कहां बनता है? एक्स वाई रेखा के नीचे बनता है। अब इसमें पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो हमारा राइट साइड व्यू है वो कहां बनता है? तो हमको पता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, मतलब प्रथम कोण प्रक्षेपण में हमारा जो राइट साइड व्यू बनता है वो फ्रंट व्यू के कहां बनता है? लेफ्ट साइड में बनता है। कहां पे बनता है राइट साइड व्यू? फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड में। उसी प्रकार लेफ्ट साइड व्यू पूछे तो ये बनता है फ्रंट व्यू के राइट साइड में बनता है हमारा कौन सा व्यू? लेफ्ट साइड व्यू। ये चीजें याद रख लोगे आप। तो ये था हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की बात। ठीक है, क्लियर है यहां तक के? मतलब जो हमारा लेफ्ट साइड व्यू बनता है वो फ्रंट व्यू के दाई तरफ बनता है और वो जो राइट साइड व्यू होता है वो फ्रंट व्यू के बाई तरफ बनता है। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की बात। अब बात करते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन को भी देख लेते हैं। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की बात करें तो ये होता है हमारा वर्टिकल प्लेन, ये होता है हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन। वस्तु कहाँ होती है? वस्तु होती है कहाँ पे? वस्तु होती है हमारी यहाँ पे। वस्तु हमारी थर्ड एंगल में कहाँ रखी जाती है? थर्ड मतलब तीसरे चतुर्थांश में रखी होती है। अब जब तीसरे चतुर्थांश में वस्तु रखी हुई है और प्रेक्षक कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है हमारा प्रेक्षक। मतलब पर्यवेक्षक कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है। तो यदि पूछे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में कौन बीच में होता है,
तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में प्लेन कहाँ होता है? मध्य में स्थित होता है। कहाँ पे? प्लेन। मतलब वस्तु और पर्यवेक्षक के मध्य में क्या होता है? हमारा प्लेन होता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। ठीक है, इतना क्लियर। अब आता है, इस प्लेन की बात करें तो ये जो प्लेन होता है ये कैसा होता है? पारदर्शी होता है, तभी तो यहां से प्रेक्षक इस वस्तु को देख पाएगा। पारदर्शी होता है, तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में प्लेन कैसा होता है? पारदर्शी होता है। अब बात करें एचपी कहां पे होता है, वीपी कहां पे होता है, तो देखिए ये होती है हमारी संदर्भ रेखा। ये होती है क्या? हमारी संदर्भ रेखा एक्स वाई। तो जो एचपी होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन कहाँ होता है? संदर्भ रेखा के ऊपर होता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। वर्टिकल प्लेन कहाँ होता है? थर्ड एक्स वाई रेखा के नीचे में होता है। तो हमारा टॉप व्यू कहाँ बनेगा? ऊपर बनेगा। फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा? नीचे बनेगा एक्स वाई रेखा के। अब दूसरा क्वेश्चन कि राइट साइड व्यू कहाँ बनता है, लेफ्ट साइड व्यू कहाँ बनता है? तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में राइट साइड व्यू राइट साइड ही बनेगा और लेफ्ट साइड व्यू लेफ्ट साइड ही बनेगा। मतलब राइट साइड व्यू राइट साइड ही बनेगा फ्रंट व्यू के, और लेफ्ट साइड व्यू फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड ही बनेगा। मतलब राइट साइड व्यू दाई तरफ और लेफ्ट साइड व्यू बाई तरफ ही बनता है। ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में होता है। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई, फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, निर्वात में प्रकाश की गति लगभग होती है, बताइए निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? बताइए इन चारों में से कौन सा सही हो जाएगा? तो दोस्तों निर्वात में प्रकाश की गति जो होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। BIS की सिफारिशों के अनुसार किसी वृत्त के व्यास मतलब डायमीटर के आयाम मान को कैसे दर्शाया जाना चाहिए? बताइए BIS की सिफारिश के अनुसार किसी वृत्त के व्यास मतलब डायमीटर के आयाम मान को कैसे दर्शाते हैं हम लोग? प्रतीक पाई से पहले लिखते हैं, प्रतीक पाई के बाद लिखते हैं, अक्षर डी से पहले लिखते हैं, या अक्षर डी के बाद लिखते हैं? तो आपने देखा होगा जब भी व्यास को दर्शाया जाता है, तो जैसे कि मान लीजिए 4 व्यास है तो हम पाई 4 लिखेंगे ना, 5 है तो पाई 5। तो जो आयाम मान है ये प्रतीक के बाद, मतलब जो संख्यात्मक मान है उसे प्रतीक के बाद में दर्शाया जाता है। किसके बाद में? प्रतीक के बाद में। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रतीक के बाद में है ना, प्रतीक पाई के बाद में संख्यात्मक मान। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? बताइए आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है हर्ट्ज। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। काट दृश्य में हैचिंग रेखाएं किस कोण पर खींची जाती है? जो काट दृश्य होता है दोस्तों, इसमें हैचिंग लाइन जो होती है ये किस कोण पर खींची जाती है? बताइए। ए वाला होगा, बी वाला होगा, सी वाला होगा, डी वाला होगा? तो काट दृश्य में हैचिंग रेखाएं जो है दोस्तों ये मुख्य आउटलाइन से 45 डिग्री पर खींची जाती है। तो ऑप्शन बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। बर्फ का घनत्व पानी से कम है इसलिए, दोस्तों बर्फ का घनत्व जो है वो पानी से कम है। पानी का घनत्व कितना होता है बताइए? तो कमेंट बॉक्स में बताइए पानी का घनत्व कितना होता है। यदि बर्फ का घनत्व पानी से कम है इसका मतलब यह है कि बर्फ पानी पर तैरेगी। क्या होगी? बर्फ पानी पर तैरती है। तो ऑप्शन बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पर्यवेक्षक की प्रवृत्ति के कारण माप में अनिश्चितता कहलाती है। एक पर्यवेक्षक दोस्तों इसकी प्रवृत्ति के कारण माप में अनिश्चितता मतलब त्रुटि एक मान से, अनिश्चितता मतलब त्रुटि। तो पर्यवेक्षक की प्रवृत्ति के कारण हो रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे व्यक्तिगत पर्यवेक्षक त्रुटि। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस रेखा में दोनों सिरों पर तीर होते हैं और यह विमा दर्शाती है? बताइए कौन सी रेखा है जिसके दोनों सिरों पर तीर के निशान होते हैं और यह विमा दर्शाती है? कौन सी रेखा होती है वो? तो सभी को पता होगा ये होती है हमारी विमा रेखा, क्योंकि इसके दोनों किनारों पर क्या होते हैं? तीर के निशान। इस प्रकार से दर्शाई जाती है। ये क्या है? हमारी विमा रेखा है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत प्रतिरोध का सही मात्रक कौन सा है? बताइए सीमेंस है, फेराड है, ओम है, हेनरी है? तो विद्युत प्रतिरोध का सही मात्रक होता है हमारा ओम। सीमेंस किसका होता है? चालकता का। फेरेड किसका होता है? धारिता का। हेनरी किसका होता है? प्रेरकत्व का होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। माप में लंबन त्रुटि किससे उत्पन्न होती है? दोस्तों हम जो माप लेते हैं इस पे लंबन त्रुटि उत्पन्न होती है। ये किसके द्वारा उत्पन्न होती है बताइए? तो ये होती है पैमाने को सीधे देखने की बजाय कोण से पढ़ने से। तो ये जो लंबन त्रुटि है वो किसकी वजह से होती है? पैमाने को सीधे देखने की बजाय कोण से पढ़ने से। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। घनत्व रो के द्रव में गहराई h पर दाब होता है। तो दोस्तों बताइए दाब बराबर क्या होता है?
जब घनत्व दिया हो, गहराई दिया हो, ऊंचाई दिया हो। तो दाब जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, रो जी एच के होता है। क्या होता है, रो जी एच के होता है। तो ऑप्शन बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ए3 ड्राइंग शीट का मानक आकार क्या होता है? बताइए ए3 ड्राइंग शीट का मानक आकार क्या होता है? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? बताइए क्लियर, बताइए क्या होता है ए3 शीट ड्राइंग शीट का आकार? तो देखिए दोस्तों, 841 1190 किसका होता है? तो ये होता है A0 का। 420 594 किसका होता है? 420 594 किसका होता है? A2 का होता है। 297 420 किसका होता है? तो 297 420 होता है A3 का। 210 297 किसका होता है? तो 210 297 होता है किसका? A4 का। तो A3 का पूछा है तो ऑप्शन सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यदि कोई लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर जा रही है तो किसी पिंड का आभासी भार होता है। दोस्तों एक लिफ्ट है जो त्वरण के साथ ऊपर की ओर जा रही है, तो जब ऊपर की ओर जाती है तो पिंड का आभासी भार जो होता है ना, वो वास्तविक भार से क्या होता है, अधिक महसूस होता है। तो वास्तविक भार से अधिक, ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री भारहीन क्यों महसूस करता है? बताइए अंतरिक्ष में जो अंतरिक्ष यात्री होता है ये भारहीन क्यों महसूस करता है? बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अंतरिक्ष यात्री और यान दोनों समान त्वरण से मुक्त रूप से गिर रहे होते हैं, इस वजह से अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री भारहीन महसूस करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा नवीकरणीय रिन्यूएबल ऊर्जा स्रोत है? पेट्रोलियम है, कोयला है, बायोगैस है या फिर प्राकृतिक गैस है? तो नवीकरणीय कौन सा है? तो बायोगैस जो है ये नवीकरणीय है। पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस ये क्या है? अनवीकरणीय स्रोत है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विराम से गिरती गेंद जमीन से टकराने से पहले उसकी ऊर्जा मुख्यतः किस रूप में होती है? एक दोस्तों गेंद है जो विराम से गिर रही है ऊपर से नीचे की ओर। अब हमसे पूछा है, ये जमीन है हमारा, ये हमारी जमीन है, जमीन से टकराने से पहले, अभी जमीन से टकराई नहीं है, जमीन से टकराने से पहले हमसे पूछा है ऊर्जा किस रूप में होगी। अब जब जमीन से टकरा ही नहीं है तो ये तो गतिज ऊर्जा ही होगी ना, गति करते हुए आ रही है, यहाँ से गति करती हुई आ रही है, यहाँ विराम से छूटी गति करती हुई आ रही है, अभी तो टकराई नहीं मतलब गति कर रही है, अभी भी गति कर रही है। तो जो ऊर्जा होगी वो किस रूप में होगी? गतिज ऊर्जा के रूप में ही तो होगी। किसके रूप में होगी? गतिज ऊर्जा के रूप में। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 5 वोल्ट विभवांतर से 2 किलो आवेश ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को, कैसे होगा इसका आंसर? तो हम जानते हैं कार्य पूछा है तो कार्य बराबर होता है दोस्तों विभवांतर इंटू आवेश के। क्या होता है? विभवांतर इंटू आवेश के। विभवांतर कितना है? 5 है, आवेश कितना है? 2 है। तो हमारा जो कार्य हुआ कितना होगा? 10 जूल होगा कि नहीं होगा? 10 जूल होगा कि नहीं होगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 500 वाट की मोटर 2 घंटे चलती है, खपत ऊर्जा kWh में होगी। दोस्तों 500 वाट की एक मोटर है जो कितने घंटे चलती है? 2 घंटे चलती है। हमसे क्या पूछा है? खपत ऊर्जा। तो ऊर्जा बराबर क्या होता है दोस्तों? बताइए ऊर्जा बराबर क्या होता है? ऊर्जा बराबर होता है शक्ति इंटू समय, मतलब पावर इंटू टाइम के। पावर कितनी है? 500 वाट है, समय कितना है? 2 घंटे है, तो कितना आ जाएगा ये? 1000 वाट हावर। क्यों? क्योंकि शक्ति वाट में है और घंटे में है तो वाट हावर हो गया। हमसे kWh में पूछा है तो 1000 को क्या मैं 1 किलो बोल सकता हूँ क्या? 1000 को 1 किलो बोल सकता हूँ क्या? क्योंकि 1 kWh में कितने वाट होते हैं? 1000 वाट होते हैं। 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? 1000 वाट होते हैं। तो इसको मैं 1 के लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? और एच तो पहले से, तो 1 kWh इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। कौन सा नियम कहता है कि ना ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट, केवल रूपांतरित होती है? तो बताइए कौन सा नियम कहता है? तो ये नियम है हमारा उष्मागतिकी का प्रथम नियम। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्षैतिज रूप से फेंकी गई गेंद का क्षैतिज वेग क्या होगा? बताइए क्षैतिज रूप से एक गेंद को फेंका गया है तो इसका क्षैतिज वेग क्या होगा? तो दोस्तों जब भी क्षैतिज रूप से कोई गेंद को फेंका जाता है ना तो उसका क्षैतिज वेग जो होता है वो क्या होता है? स्थिर रहता है। वायु प्रतिरोध को यहाँ पे नजरअंदाज करें। ठीक है, देखते हैं अगला। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
एक स्कूटर समय t1 के लिए नियत दर a1 से विराम से त्वरित होता है और फिर समय t2 के लिए नियत दर a2 से मंदित होकर विराम स्थिति में आ जाता है। t1 अपॉन t2 का मान क्या होगा? बताइए t1 अपॉन t2 का मान क्या होगा? तो आप कुछ मत कीजिएगा, u बराबर v बराबर u प्लस at वाला समीकरण लगाइएगा और जो मान आएगा निकल के उन दोनों मान को दोनों के लिए निकालना पड़ेगा, क्योंकि पहले t1 समय है, a1 त्वरण है, फिर t2 समय है, a2 त्वरण है। दोनों का मान निकाल के बराबर कर दीजिएगा तो जो मान निकल के आएगा वो किसके बराबर निकल के आएगा? a2 अपॉन a1 के निकल के आएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर लेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 मीटर की ऊंचाई से एक पत्थर गिराया जाता है। जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जमीन तक पहुंचने में समय लगेगा। हमसे क्या पूछा है? समय के बारे में पूछा है। अब कौन सा समीकरण लगा ले हम यहाँ पे? बताइए कौन सा समीकरण लगा ले जिससे हमको समय निकल जाए? तो हम एक समीकरण जानते हैं, h बराबर या s बराबर जानते हैं u प्लस हाफ GT स्क्वायर ले लेते हैं, एक की जगह GT स्क्वायर। अब ऊंचाई से गिराया जा रहा है 45 मीटर की ऊंचाई से, मतलब प्रारंभ में इसका वेग कितना था? 0। तो h बराबर 0 प्लस हाफ, जी का मान कितना है? नीचे की ओर गिराया जा रहा है तो जी का मान हम किस में लेंगे? प्लस में लेंगे और टी स्क्वायर के हो जाएगा। h कितना है हमारे पास में? 45 है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 से काट देंगे, 2 पंचे 10, तो ये हो जाएगा 5t स्क्वायर के। तो 5 से काटेंगे 9 बार में, तो टी स्क्वायर बराबर किसके आ जाएगा? 9 के। तो टी बराबर कितना आ जाएगा? 3 सेकेंड आएगा कि नहीं आएगा? कितना आएगा? 3 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का। क्लियर है यहाँ तक के? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ही दिशा में 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही दो रेलगाड़ियों की सापेक्ष गति क्या होगी? हमसे क्या पूछा है? सापेक्ष गति के बारे में पूछा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। तो दोस्तों जब एक ही दिशा में जब दो गाड़ियां चल रही होती है, जब एक ही दिशा होती है, तो सापेक्ष गति हम कैसे निकालते हैं? दोनों की जो गति होती है उसको माइनस कर लेते हैं, मतलब 80 में से 50 को माइनस कर लीजिए। जब एक ही दिशा में है तो कितना आ जाएगा? 30 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा कि नहीं आएगा? यदि विपरीत दिशा में होते, एक दूसरे की ओर होते, तो क्या करते? इन दोनों गति को जोड़ लेते। अभी क्या पूछा है? एक ही दिशा में, तो क्या आ जाएगा? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है यहाँ तक के? चलिए आगे बढ़ते हैं। उष्मा गतिकी का शून्य कोटि नियम किससे संबंधित है? बताइए दोस्तों, उष्मा गतिकी का शून्य कोटि नियम जो है ये किससे संबंधित है? ऊर्जा संरक्षण से है, एंट्रोपी वृद्धि से है, ऊष्मीय साम्य या और तापमान माप से है, या फिर परम शून्य तापमान से है? तो उष्मा गतिकी का शून्य कोटि नियम जो है ना, ये ऊष्मीय साम्य और तापमान माप से संबंधित है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि? बताइए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, इसका कारण क्या है? दोस्तों प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, इसका कारण है उच्च दाब पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ा देता है। इस वजह से जो है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। न्यूनतम सैद्धांतिक तापमान है, बताइए न्यूनतम सैद्धांतिक तापमान कौन सा है? -100 डिग्री सेल्सियस है, -273.15 डिग्री सेल्सियस 0 केल्विन है, या फिर 0 डिग्री सेल्सियस है, या फिर -300 डिग्री सेल्सियस है। तो न्यूनतम सैद्धांतिक तापमान जो है दोस्तों ये है -273.15 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 केल्विन। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विकिरण अच्छे अवशोषक भी होते हैं और क्या होते हैं? विकिरण जो होते हैं ये अच्छे अवशोषक है, गुड ऑब्जर्वर है। और क्या होते हैं विकिरण? अच्छे परावर्तक होते हैं, अच्छे उत्सर्जक होते हैं, खराब उत्सर्जक होते हैं, या पारदर्शी पदार्थ होते हैं। तो विकिरण जो होते हैं ना दोस्तों ये अच्छे अवशोषक भी होते हैं और अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस तापमान पैमाने पर पानी का हिमांक 32 डिग्री और क्वथनांक 212 डिग्री होता है? वह कौन सा तापमान है जिसमें पानी का हिमांक 32 डिग्री होता है और क्वथनांक 212 डिग्री होता है? सेल्सियस है, केल्विन है, फ़ारेनहाइट है, रैंकिन है? तो दोस्तों फ़ारेनहाइट जो है इसमें पानी का हिमांक कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और क्वथनांक कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत धारा मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग होता है? बताइए, वोल्ट मीटर, ओम मीटर, अमीटर, वाट मीटर?
तो विद्युत धारा मापने के लिए हम उपयोग करते हैं किसका, अमीटर का। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा नियम विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है? बताइए कौन सा नियम जो है विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है? फैराडे का नियम, ओम का नियम, कूलाम का नियम या फिर बायो-सेवर्ट नियम? तो वह नियम जो विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है वो है हमारा बायो-सेवर्ट नियम। कौन सा नियम? बायो-सेवर्ट नियम। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। शुद्ध प्रतिरोधक एसी परिपथ का शक्ति गुणांक मतलब पावर फैक्टर क्या होता है? 0 होता है, 0.5 होता है, 1 होता है, अनंत होता है। तो शुद्ध प्रतिरोधक एसी, अब प्रतिरोधक की बात कर दिया ना तो डायरेक्टली आपको प्रतिरोध का तो याद रखना है, 1 होता है। डायरेक्ट क्या होता है? प्रतिरोध जब भी आपको नजर आए तो क्या आपको बताना है? आपको आंसर 1 बताना है। शुद्ध प्रतिरोधक एसी परिपथ का शक्ति गुणांक कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा घटक विद्युत क्षेत्र में विद्युत ऊर्जा संचित करता है? वो कौन सा घटक है जो विद्युत क्षेत्र में विद्युत ऊर्जा संचित करता है? प्रतिरोधक है, प्रेरक है, संधारित्र है, डायोड है? तो वो है आंसर ऑप्शन नंबर सी, संधारित्र। कैपेसिटर जो है ना ये विद्युत क्षेत्र में विद्युत ऊर्जा संचित करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में एसी आपूर्ति की आवृत्ति है, बताइए भारत में एसी आपूर्ति की आवृत्ति कितनी होती है? तो ये होती है दोस्तों हमारी 50 हर्ट्ज। ठीक है, ये तो भारत में है। यूएसए में कितनी होती है बताइए? ±3 होती है दोस्तों। ठीक है ना, ±3 भी याद रखिएगा। यूएसए में कितनी होती है? तो 60 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है? 60 हर्ट्ज। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चाकू किस सरल मशीन का उदाहरण है? बताइए चाकू जो है ये किस सरल मशीन का उदाहरण है? लीवर का है, पाचर का है, घिरनी का है या फिर चक्र और धुरी का? तो चाकू जो होता है ना दोस्तों ये पाचर मतलब वेज का उदाहरण है, वेज मशीन का उदाहरण है। कौन सा? चाकू। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चक्र और धुरी व्हील एंड एक्सल मूलतः है। दोस्तों चक्र और धुरी क्या है? द्वितीय वर्ग लीवर है, घूर्णी लीवर है, घिरनी प्रणाली है, बेलन पर लपेटा आनत तल है? तो जो चक्र और धुरी होते हैं ना दोस्तों ये घूर्णी लीवर होते हैं। कैसे होते हैं? रोटेटिंग लीवर होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अखरोट अखरोट तो तोड़ने का यंत्र नट क्रैकर किस वर्ग के लीवर का उदाहरण है? बताइए अखरोट तोड़ने का यंत्र जो है ये किस वर्ग के लीवर का उदाहरण है? दोस्तों ऐसे टाइप से होता है ना, अखरोट तोड़ने का यंत्र ऐसे टाइप से कुछ होता है, इस टाइप से होता है ना, इस टाइप से बीच में हम अखरोट रखते हैं। यहाँ पे अखरोट होता है और इस प्रकार से कुछ होता है। तो लोग अखरोट तोड़ते हैं, यहाँ पे ये होता है इस टाइप से घुमा हुआ। तो अखरोट जो होता है यहाँ पे हम बीच में क्या रखते हैं? अखरोट मतलब लोड को कहाँ रखते हैं अपन? बीच में रखते हैं। एफर्ट हम कहाँ लगाते हैं? एफर्ट हम यहाँ लगाते हैं। और जो फलक्रम होता है वो कहाँ होता है? यहाँ होता है। तो जब लोड बीच में होता है तो वो कौन से वर्ग का लीवर है? द्वितीय वर्ग का। एफ आपको याद पता है हमने द्वितीय वर्ग का। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डोमेन नाम जैसे www.example.com को आईपी पते में बदलने की प्रक्रिया कौन करता है? जो डोमेन नाम होते हैं इसके आईपी पते में बदलने की प्रक्रिया का काम कौन करता है बताइए? HTTPS करता है, FTP करता है, DNS करता है या फिर SMTP करता है? तो ये करता है DNS, डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सुरक्षा ऑडिट सेफ्टी ऑडिट का मुख्य उद्देश्य है, बताइए सुरक्षा ऑडिट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सुरक्षा ऑडिट का मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली का व्यवस्थित मूल्यांकन और कमियां पहचानना। ठीक है, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लास ए आग में क्या शामिल होता है? बताइए क्लास ए आग में क्या शामिल होता है? तो लकड़ी हो गया, कागज हो गया, कपड़ा हो गया, जैसे सामान्य दहनशील पदार्थ से लगी आग जो है ये क्लास ए के अंतर्गत आती है। तो सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ISO 7010 के अनुसार अनिवार्य मैंडेटरी सुरक्षा संकेत का रंग कैसा होता है? लाल वृत्त होता है, पीला त्रिभुज होता है, नीला वृत्त होता है, हरा आयत होता है? तो ISO 7010 के अनुसार अनिवार्य मैंडेटरी सुरक्षा संकेत का रंग कैसा होता है? तो नीला वृत्त होता है। कैसा होता है? नीला वृत्त होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से असुरक्षित कार्य अनसेफ एक्ट का उदाहरण कौन सा है? बताइए असुरक्षित कार्य का उदाहरण कौन सा है? गीला फर्श, दोषपूर्ण उपकरण, प्रशिक्षण के बिना उपकरण चलाना या फिर अपर्याप्त रोशनी? तो प्रशिक्षण के बिना उपकरण चलाना जो है ये असुरक्षित कार्य के उदाहरण है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कार्यस्थल आपात स्थिति में CPR करने के लिए न्यूनतम कितने लोगों की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों कार्यस्थल में आपात स्थिति आ जाती है तो CPR करने के लिए कितने लोगों की हमको आवश्यकता होगी? 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 1 होगी?
अरे एक की तो आवश्यकता होगी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 किसकी रक्षा के लिए हस्ताक्षरित किया गया था? बताइए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये 1987 में किसकी रक्षा के लिए हस्ताक्षरित किया गया था? तो ये किया गया था ओजोन परत की रक्षा हेतु ओजोन क्षयकारी पदार्थों को चरणबद्ध रूप से समाप्त करना। तो ऑप्शन सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जल निकायों का सुपोषण यूट्रोफिकेशन किसके कारण होता है? दोस्तों, जल निकायों का सुपोषण जो है, यूट्रोफिकेशन जो है, ये नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिकता से शैवाल की अत्यधिक वृद्धि के कारण होता है। तो ऑप्शन बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? बताइए, निम्न में से कौन सी जो है ग्रीन हाउस गैस है? नाइट्रोजन है, आर्गन है, हाइड्रोजन है या फिर मीथेन है? तो मीथेन जो है दोस्तों ये ग्रीन हाउस गैस है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पर्यावरण प्रबंधन में 3R अवधारणा का पूर्ण रूप क्या है? बताइए, पर्यावरण प्रबंधन में उपयोग करते हैं हम 3R अवधारणा का, इसका पूर्ण रूप क्या होता है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ये होगा रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। मतलब कम करे, पुनः उपयोग करे और पुनः चक्रण करे। 3R का पूर्ण रूप है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है। बताइए, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य होता है? इंटरनेट ब्राउज करना, स्प्रेडशीट बनाना, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना, ग्राफिक्स डिजाइन करना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य होता है कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण कौन सा है? बताइए, क्लाउड स्टोरेज कौन सा है? यूएसबी पेन ड्राइव, बाहरी हार्ड डिस्क, गूगल ड्राइव, डीवीडी रोम। तो क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गूगल ड्राइव। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है? बताइए, पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, प्रोग्राम डाटा फाइल, प्रोसेस्ड डिजिटल फॉर्मेट या फिर पर्सनल डाटा फाइल। तो पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि किसी मशीन का वेलोसिटी रेशियो 5 और दक्षता 80% है तो यांत्रिक लाभ क्या होगा? तो हम जानते हैं दक्षता बराबर क्या होता है? क्या होता है दक्षता बराबर? दक्षता बराबर होता है मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेग अनुपात के। मैकेनिकल एडवांटेज तो हमको पूछा है, दक्षता कितनी दी गई है हमको? दक्षता 80%। तो मैं इसको 80/100 लिख लूं क्या? मैकेनिकल एडवांटेज हमको बताना है और वेग अनुपात कितना है? 5 है। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से काट देते हैं 2 बार में, 2 से 8 जाएगा 4 बार में। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना निकल के आएगा हमारा? 4 निकल के आएगा। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और इसकी पीडीएफ फाइल के लिए और क्लास की अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर। और कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।